हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपका फाइनल ईयर का इनकम टैक्स का पेपर है, उसमें इनकम टैक्स के पेपर में क्या क्या चीज़ें आती है, या यूँ कहें कि किस प्रकार से हम उसको इन कंटेंट्स को देख करके किस प्रकार से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट आपको आज इस चैनल पर बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको एग्ज़ाम में जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो उस पढ़ते समय आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले इनकम टैक्स की मीनिंग से। सबसे पहला, व्हाट इज़ इनकम टैक्स? आपका पहला क्वेश्चन जो है पहली यूनिट का, 5 यूनिट में डिवाइड है। पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन जब बनता है तो उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ इनकम टैक्स? आयकर क्या है, इनकम टैक्स क्या है, उसका मीनिंग बताइए। मीनिंग के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जा सकता है या उसकी पूछी जाती है हिस्ट्री। तो इन तीनों में से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको उसका आइडिया दे रहा हूं। आप उसके आधार पर प्रॉपर सुनिए और फिर जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा। तो इनकम टैक्स क्या होता है आप देखेंगे। इनकम टैक्स 2 शब्दों से मिलकर के बना है, इनकम और टैक्स। इनकम मतलब जो हम अर्न करते हैं, और उस अर्निंग के अकॉर्डिंग जो हम टैक्स पे करेंगे तो उस टैक्स को बोला जाएगा इनकम टैक्स। अर्थात हम कहें कि आय पर यानी इनकम पर लगने वाला जो टैक्स है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स बोलेंगे। ठीक है। अब ये इनकम टैक्स देना किसको पड़ेगा? तो इनकम टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, यानी गवर्नमेंट के लिए जो रेवेन्यू है, सरकार की आय का जो साधन है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स अगर कोई है तो वो कौन सा है? इनकम टैक्स होता है। ठीक है ना। मतलब इनकम की रेवेन्यू जो है, इनकम की गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है वो क्या होता है? टैक्स होता है। तो टैक्स 2 प्रकार के होते हैं, इसमें इसकी थोड़ी सी डिटेल है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी हम पूरी डिटेल पर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स का एक पार्ट है उसको पढ़ते हैं। ठीक है। तो मीनिंग में सिंपल सी बात हो जाएगी। थोड़ा सा बात आती है हिस्ट्री पे कि हिस्ट्री क्या होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के रूप में। हिस्ट्री कहां से स्टार्ट हुआ? तो ये जो 2-3 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं वो आप देखेंगे। हिस्ट्री में हम बात करेंगे सबसे पहली बार इनकम टैक्स कब चार्ज किया गया, पहली बार आयकर कब लगाया गया, ये पहला क्वेश्चन बनता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आपको याद रखना है, पहली बार जो इनकम टैक्स लगा था वो लगा था 1860 में। 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लगा था। किसने लगाया था? तो वो लगाया था सर जेम्स विल्सन। ठीक है ना। 1860 में जो जेम्स विल्सन थे उन्होंने पहली बार इनकम टैक्स चार्ज किया था 1860 में। अब क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि पहली बार चार्ज कब हुआ था, तो वो आएगा 1860। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक्ट के रूप में कब बना या इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, तो वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जो आएगा वो आएगा 1961। ये दोनों में ध्यान रखना, 2 में से एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहली बार चार्ज कब हुआ था? 1860 में। और एक्ट के रूप में कब बना था? 1961। तो ये थोड़ी सी 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। किसने लगाया था? सर जेम्स विल्सन। तो ये हो गया मीनिंग। इनकम पर लगने वाला टैक्स क्या कहलाता है? इनकम टैक्स कहलाता है। गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो क्या माना जाता है? इनकम टैक्स माना जाता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा मीनिंग। उसके बाद हिस्ट्री में आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम 1860 में लगा, और 1860 से लेकर के 1961 तक का जो पूरा सफर है उसको हमको उसकी हिस्ट्री में लिखना है। ठीक है ना। 1860 में पहली बार चार्ज किया, उसको थोड़ा सा एक एक्ट के रूप में उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, उन्होंने बनाया। अच्छा, इसका रीजन भी है क्यों था। तो 1857 में जो फर्स्ट फ्रीडम फाइटिंग हुई थी उसमें जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉस हुआ था, उस लॉस की रिकवरी के लिए ये वाला जो है गवर्नमेंट ने इनकम पर टैक्स लगाया था। ठीक है। ये थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री में लिखने को आ सकता है। उसके बाद 1860 के बाद 1863 में कुछ अमेंडमेंट हुआ, 1867 में कुछ अमेंडमेंट हुआ। मतलब धीरे धीरे 60 के बाद से कुछ अमेंडमेंट इसमें होते गए। तो अपन ईयर का उल्लेख कर सकते हैं
1860, 1863, 1867 है, फिर 1884 में कुछ चेंजेस हुए, फिर 90s की बात करें तो 90s में कुछ चेंजेस हुए, 1918 में कुछ चेंजेस हुए, ऐसा करके धीरे धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ी। और जब भारत आज़ाद हुआ, 1947 को आज़ाद हुआ, 1950 में जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू किया, हमारा संविधान बनाया, उसके भी 10 साल के बाद यानी इनकम टैक्स एक्ट, इसको नाम दिया गया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, भारतीय आयकर अधिनियम, जो है 1961। तो ये पूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। फिर आता है आपका इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, छोटे छोटे पॉइंट के आधार पर बता रहा हूँ। इनकम टैक्स कब लगता है, क्यों लगता है, उसके कुछ विशेषताओं को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आप इसमें लिख सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इनकम टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरे नंबर पे सेंट्रल टैक्स, चूंकि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है तो फिर ये कौन सा टैक्स हो जाएगा, सेंट्रल टैक्स हो जाएगा, मतलब केंद्रीय कर होता है ये। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो एग्जेम्प्टेड लिमिट, क्या हर व्यक्ति को इनकम टैक्स पे करना है क्या, ये भी क्वेश्चन आता है माइंड में। लेकिन हर व्यक्ति को इनकम टैक्स पे नहीं करना है, अगर उसकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा होती है तो उसको इनकम टैक्स पे करना है, अगर उसकी लिमिट से कम इनकम है तो उसको कोई इनकम टैक्स चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो लिमिट क्या है, तो अपन वहाँ पर लिख देंगे एग्जेम्प्टेड लिमिट जो होती है नॉर्मल पर्सन के लिए जो 60 ईयर से कम का है उसके लिए 60 साल, उसके लिए 2.5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्टेड है। लेकिन 60 से 80 साल है तो उसको सीनियर सिटीजन बोला गया है, उसके लिए 3 लाख रुपए तक की एग्जेम्प्टेड लिमिट है। और 80 से ऊपर सुपर सीनियर सिटीजन के रूप में उसको जाना गया है, तो वो जो है उसमें 5 लाख रुपए तक की इनकम पर उसको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एग्जेम्प्टेड लिमिट एक पॉइंट हो जाएगा, 3 होगा यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, एग्जेम्प्टेड लिमिट। चौथा लिख सकते हो आप टैक्सेबल इनकम, इसमें मेन पॉइंट यही होता है टैक्सेबल इनकम क्या होती है। तो अभी टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम तो जनरेट हो गई, लेकिन क्या पूरी इनकम पर टैक्स लगेगा क्या, नहीं। इनकम को 5 भागों में बांटा जाता है, अभी हम आगे एक पॉइंट पढ़ेंगे उसमें उसको पूरा समझेंगे। और उस 5 भाग की जो इनकम को जब प्लस कर दिया जाता है तो वो कहलाती ग्रॉस टोटल इनकम, और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस माइनस कर दिए जाते हैं तो वो कहलाती है आपकी टोटल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स जो लगेगा वो कौन सी इनकम पे लगेगा, टोटल इनकम पे लगेगा, और उसी टोटल इनकम को बोला जाता है टैक्सेबल इनकम। तो आप एक चौथा नंबर का पॉइंट लिख सकते हो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ठीक है, यानी कर जो लगेगा वो कर योग्य आय पर लगेगा। ठीक, उसके बाद अगला एक पॉइंट हो सकता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, ये भी लगाया जाता है। तो इसका परसेंट आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा। फिर आता है एक सरचार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सरचार्ज की मिनिमम रेट क्या है, तो सरचार्ज यानी अधिभार की जो मिनिमम रेट है वो है 10%, और मैक्सिमम जो सरचार्ज लगता है वो लगता है 37%। इस बात को ध्यान रखना है आपको। अब कब कब लगता है, 50 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम जाती है तो आपको 10% सरचार्ज देना है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम है तो 15% सरचार्ज देना है। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो आपको 25% सरचार्ज देना है। और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 10-15, थोड़ा सा कटेगा यहाँ पर, है ना, कटना है। अगला पॉइंट आता है सरचार्ज। तो सरचार्ज कैसे लगेगा, तो सरचार्ज के लिए आपको ध्यान रखना है अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर होती है तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में अगर इनकम है तो 10% सरचार्ज लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में इनकम है तो आपका 15% सरचार्ज लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में इनकम है तो आपका 25% सरचार्ज लगेगा। और मैक्सिमम सरचार्ज का रेट होता है 37%। ये 37% कब लगेगा, जब आपकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो आपका 37% सरचार्ज लगेगा। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना है अपने को, सरचार्ज का एक, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखने को काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, तीसरे
तीसरे नंबर पे हमने ले लिया उसको टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, चौथे नंबर पे ले लिया एग्जेम्प्टेड लिमिट, पांचवें नंबर पे हमने ले लिया आपका एजुकेशन इन हेल्थ सेस, और छठवें नंबर पे ले लिया हमने सरचार्ज। उसके बाद कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में याद रखना है इसका जो पूरा कंट्रोलिंग पावर होता है वो होता है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड। इसको जो नियंत्रण करता है, इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है CBDT। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है कि इनकम टैक्स पर कंट्रोलिंग किसका रहता है, तो वो रहेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एक पॉइंट ये हम बना सकते हैं उसमें, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। फिर इसके अलावा इसमें आपका अगला पॉइंट भी इसमें यूज कर सकते हो आप, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स आएगा उसका मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो ज़्यादातर आपका कहाँ पर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देखी थी कि ये पूरा का पूरा जो टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चार्ज करती है। तो इस प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स आप बना सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हेड ऑफ इनकम। तो मैं ये दो क्वेश्चन आपको एक साथ समझा रहा हूँ, एक तो इनकम क्या होती है और उसके हेड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये भी थ्योरी के रूप में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज इनकम? इनकम मतलब जब हम कोई भी चीज अर्न करते हैं, यानी इसको आप अर्निंग बोल सकते हो कि जो आपकी अर्निंग है उस अर्निंग को क्या बोला जाएगा, इनकम, आय। आय मतलब कोई भी कमाया गया अमाउंट, कोई भी कमाई गई राशि जो हम खर्च करने के लिए प्राप्त करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए प्राप्त करते हैं, वो हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इनकम कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, ये जनरली एक रेगुलर क्वेश्चन ही है, या इसको हम कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ में देखते ही हैं कि हम भाई हम क्यों कमाते हैं, क्योंकि हम अपने खर्चों को क्या कर सके, चला सके, हम उन अपने जीवन को एक जीवन यापन में चीज़ों को बना सकें, उसके लिए हम अर्न करते हैं। तो वो अर्निंग क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। अब ये इनकम टैक्स के नज़रिए से देखना है। जनरली हम दैनिक भाषा में तो कहीं ना कहीं आय का उपयोग करते हैं, लेकिन हमको उस भाषा में नहीं लिखना है, हमको जो देखना है उसको इनकम टैक्स की लैंग्वेज में देखना है, इनकम टैक्स के लॉ के रूप में देखना है। तो उसमें 5 भागों में इनकम को बांटा गया है। ठीक है, याद रखना, एक और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये कि इनकम के हेड्स कितने हैं या सोर्स कितने हैं, हिंदी में बोलेंगे तो साधन कितने हैं। तो इनकम टैक्स के 5 साधन होते हैं, 5 सोर्स होते हैं, 5 हेड होते हैं, तीनों का मतलब 5 रहेगा। अब वो 5 हेड कौन कौन से होते हैं, तो अगर हम 5 हेड की बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका सैलरी, यानी व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम कर रहा है, किसी नियोक्ता के यहाँ पर काम कर रहा है, तो बदले में क्या प्राप्त कर रहा है, वो सैलरी प्राप्त करेगा। तो उसको इनकम कहाँ से होगी, सैलरी से होगी। दूसरे नंबर पे आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब दूसरे नंबर का हेड होता है हाउस प्रॉपर्टी, यानी वो क्या करेगा, अपने मकान को किराए से दे सकता है, जो किराया उसको प्राप्त होगा तो वो काय के अंतर्गत आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे प्रकार का सोर्स उसका हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे नंबर का आ सकता है बिजनेस और प्रोफेशन, वो या तो कहीं पर व्यापार कर सकता है तो व्यापार से उसको प्रॉफिट होगा, या प्रोफेशन, वो कोई प्रोफेशनल पर्सन है तो उससे उसको सरप्लस या अर्निंग हो रहा है, तो वो प्रॉफिट जो होगा वो तीसरे हेड के अंतर्गत आ जाता है। चौथे नंबर पे आ जाता है आपका कैपिटल गेन। कैपिटल गेन एक जनरली क्या होता है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को हम बेचने खरीदने का काम बेचते हैं, मतलब ऐसा एक एजेंट के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, हमारी सेल्फ प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं। तो उस बेचने से जो हमको पैसा मिलेगा उस अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे कि हमने उस प्रॉपर्टी को कितने में खरीदा था। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रॉफिट इतने में खरीदा और इतने में बेचा, बस उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, गेन कहलाता है। तो गेन चूंकि 2 प्रकार का होता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे भी हम जाएंगे, जब उस यूनिट पे पहुंचेंगे तब पूरी और डिटेल पढ़ेंगे कि गेन क्या होता है। तो 2 प्रकार का भी आपको याद रखना है, एक होता है लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन, और एक होता है शॉर्ट टर्म अल्पकालीन। तो जनरली ये कैपिटल गेन वाला चौथा हेड हो जाता है। और इन चारों में जो आ गया वो फिक्स हो गया। इन चारों के अलावा यदि आपको कहीं से भी कोई पैसा प्राप्त होता है, कोई इनकम प्राप्त होती है, तो वो आपकी कौन सी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं अदर सोर्स। अदर सोर्स की इनकम यानी अन्य साधनों की आय। ये 4 तो स्पेशलाइजेशन हो गए,
कि इन 4 का तो हेड फिक्स हो गया, 4 के अलावा जरूरी थोड़ी आपको कोई गिफ्ट मिल गया, वो भी इन रुपीस के रूप में आया है तो वो आ गया। आपको कहीं से कोई कमीशन मिल गया, वो कमीशन इसके अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। कोई रॉयल्टी मिल गई, वो इसके अंतर्गत आ गई। कोई विनिंग अमाउंट, कहीं से आपकी कोई लॉटरी लग गई, वो लॉटरी अमाउंट इसमें आ गया। कोई कार्ड गेम का पैसा आया, वो इसमें आ गया। कहीं से बैंक में पैसा जमा है, वहां से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कहीं पर आपने कोई शेयर्स वगैरह लिए हैं किसी कंपनी के, तो उससे आपको डिविडेंड मिलेगा, वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो किसी भी उससे पैसा अगर आपको अदर उसमें प्राप्त हो रहा है, वो सब काय में चला जाएगा, अदर सोर्स के अंतर्गत आपका आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है, हेड ऑफ इनकम में ये हो जाएगा। फिर ये 2 पॉइंट याद रखना है, एक आपका आता है पर्सन, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये छोटी छोटी डेफिनेशन के रूप में पूछे जा सकते हैं। पर्सन क्या होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो टैक्स पेई है, ठीक है ना, जो इनकम टैक्स लॉ को फुलफिल करता है, वो क्या कहलाएगा, पर्सन कहलाएगा। अब वो पर्सन में केवल एक व्यक्ति नहीं है, इसमें अपन 4-5 नाम लिखेंगे। एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, आप, मैं, हम भी एसएससी हो सकते हैं, एक वो हो गया। दूसरा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, वो भी पर्सन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती कंपनी, जो कंपनियां होती हैं वो भी पर्सन की श्रेणी में आएंगी। उसके बाद आएगा फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म वगैरह होती है वो भी पर्सन के अंतर्गत आएगा। और एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी एक एसोसिएशन जो पर्सन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, एक समूह बनाया जा सकता है, एक ग्रुप बनाया जा सकता है, उसको भी हम किस कैटेगरी में रखेंगे, पर्सन। तो ये 2 नंबर के रूप में पर्सन की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जिस साल प्रीवियस ईयर की इनकम पर हम टैक्स चार्ज करते हैं, वो ईयर कौन सा कहलाता है, असेसमेंट ईयर। तो आपको याद रखना है, आप मतलब जो इस वाला सेशन का जो असेसमेंट ईयर है वो कौन सा है, तो वो है हमारा 2021-22 2021-22 जो है वो हमारा असेसमेंट ईयर है, जो अभी हम एग्जाम दे रहे हैं वो वाला, ठीक है। ये हर साल अपडेट होता है, हर साल बदलता रहेगा, लेकिन अभी जो हम एग्जाम देंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 2021-22। और प्रीवियस ईयर का मतलब कि जिस साल हमने अर्निंग किया होगा, जिस साल हमने कमाया होगा, उस कमाई गई आय पर जो टैक्स लगाएंगे हम, तो वो जो अर्निंग ईयर है, जिस साल हमने अर्न किया है, पैसा कमाया है, वो ईयर कौन सा कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। तो इस साल का जो प्रीवियस ईयर है हमारा, जो हम पेपर दे रहे हैं, उस वाला जो प्रीवियस ईयर है वो हमारा प्रीवियस ईयर कहलाएगा 2020-21। मतलब 20-21 में हमने पैसा कमाया और हम 21-22 में उस पर क्या देंगे, टैक्स देंगे। तो वो 2 चीज हो जाएगी। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GTI एंड TI। अभी मैंने आपको हेड ऑफ इनकम बताया था, बस उसी से जनरेट होगा ये GTI और TI, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, ऐसी इनकम जो 5 हेड की इनकम को प्लस कर दी जाती है, तो वो इनकम कौन सी कहलाती है, ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ टैक्स की जो छूट होती है, डिडक्शंस जिसको बोलते हैं, कटौतियां जिसको बोलते हैं, वो कटौतियां उसमें से क्या कर दी जाती है, माइनस कर दी जाती हैं। तो वो जो इनकम आती है वो कौन सी हो जाती है, टैक्सेबल इनकम। ये आपके डिफरेंस के रूप में पूछा जा सकता है। तो एक तो ये मीनिंग हो जाएगा, दूसरा याद रखना टैक्स लाइबिलिटी। तो कभी भी GTI पर टैक्स नहीं लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। टैक्स काय पर लगता है, टोटल इनकम पर, यानी सकल कुल आय। ग्रॉस टोटल इनकम को बोलते हैं सकल कुल आय, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स जो लगेगा वो टोटल इनकम यानी कुल आय पर लगाया जाएगा। एक पॉइंट और लिख सकते हो, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब GTI को कभी राउंड ऑफ नहीं बनाया जाता, लेकिन टैक्सेबल इनकम यानी टोटल इनकम को आप राउंड ऑफ बना सकते हैं। और इसमें जो राउंड ऑफ होता है वो 10 रुपये से बनता है, ठीक है ना। 10 रुपये यानी जैसे अपन पॉइंट को बनाते थे, वैसे यहाँ पर 10 रुपये में उसको राउंड ऑफ किया जाता है। जैसे आपका आ गया 10,906 रुपये, तो इसको हम 10,906 रुपये को लिखेंगे 10,910 रुपये। वो 6 रुपये को इधर आगे की ओर 5 रुपये या 5 से आगे आता है, तो उसको सीधे 10 रुपये बढ़ा करके बात करेंगे, ठीक है। अगली इनकम है, या यूँ कहें कि अगला क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, वो है कैजुअल इनकम। व्हाट इज़ कैजुअल इनकम? कैजुअल इनकम को हिंदी में बोलते हैं आकस्मिक आय। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि आकस्मिक आय क्या होता है। आकस्मिक मतलब अनायास, अचानक,
कोई इनकम जिसके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और अचानक हमको प्राप्त हो जाए, तो ऐसी इनकम कौन सी होती है? कैजुअल इनकम या आकस्मिक आय के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसमें अपन कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए विनिंग अमाउंट, किसी भी प्रकार का कोई गेम शो वगैरह इससे कोई विनिंग अमाउंट होता है वो कैजुअल इनकम में आ जाएगा। रॉयल्टी, आपका लॉटरी, आपने कोई लॉटरी ली, वो लॉटरी आपके नाम से खुल गई, वो पैसा पहले से कोई डिसाइडेड नहीं था, नंबर आ गया आपका, आपके नाम से वो इनकम जनरेट हो गई, तो ये लॉटरी इनकम हो जाएगी। क्रॉसवर्ड होता है, पजल्स होता है, ठीक है ना, ऐसी इनकम जो है सब कैजुअल इनकम के रूप में मान्य होती है। ठीक है, तो एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन बन जाता है कैजुअल इनकम। और एक आता है एग्रीकल्चर इनकम। ये एग्जेम्प्टेड इनकम में सबसे पहली इनकम होती है एग्रीकल्चर यानी कृषि आय, जिसको पूरी तरह से सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या माना गया है? एग्जेम्प्टेड माना गया है। तो एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को या एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड जो इनकम होती है, कृषि भूमि से संबंधित जो आय होती है, वो पूरी की पूरी कौन सी मानी जाती है? एग्रीकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक चीज़ ये रहेगी कि इसमें अपने को एग्रीकल्चर प्रोसेस को पूरी करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बीज देने यानी सीडिंग वाली प्रोसेस होती है, उसको बीज को बोना, उसकी देख रेख करना, उसके बाद उस फसल को पकाना और उसके बाद उसको कटवा करके फिर जो मार्केट में हम बेच करके आते हैं, तो वो पूरी प्रक्रिया से अगर होकर के गुजरी है तो वो इनकम एग्रीकल्चर मानी जाती है। अच्छा, उससे रिलेटेड कुछ 2-3 चीज़ें और हैं। उस एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अगर कोई मकान वगैरह बना हुआ है और उस मकान से कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो वो भी इनकम कौन सी मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कुछ ऐसी इनकम भी होती हैं जो कहीं ना कहीं प्रोसेस तो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाती, उनको नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। इसमें जैसे आप देख सकते हो कुछ खदानें वगैरह होती है ना, वो माइंस वगैरह, वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही है, लेकिन उससे जो इनकम होगी वो एग्रीकल्चर नहीं मानी जाएगी, उसको कौन सी इनकम माना जाएगा? नॉन एग्रीकल्चर इनकम के रूप में मान्य किया जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कई बार कुछ हाट बाजार वगैरह लगते हैं, कोई आपका मार्केट लगता है, साप्ताहिक होता है और उससे कोई किराया वगैरह आपको प्राप्त होता है, तो वो रेंट जो रहेगा वो एग्रीकल्चर नहीं होगा, वो कौन सा हो जाएगा? नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगा। कई बार होता है कि अपनी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हमने कोई ट्यूबवेल्स करवा लिया है, कोई बोरिंग करवा लिया है, कुएं वगैरह हैं, उससे हम पानी को सप्लाई कर रहे हैं और उससे कोई रेंट जनरेट हो रहा है, तो वो फिर इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगा, वो नॉन एग्रीकल्चर ही माना जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और एक और इस एग्रीकल्चर में ही पॉइंट है, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, मतलब कुछ भाग कृषि योग्य होगा, मतलब कृषि आय के रूप में होगा, और कुछ भाग जो होगा वो नॉन एग्रीकल्चर होगा, गैर कृषि आय माना जाएगा। तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, खास करके एक प्रोडक्शन ऑफ टी या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, चाय का उत्पादन, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का उत्पादन, और एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, रबर का उत्पादन। ये 3 जो हैं वो पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, आंशिक कृषि आय के रूप में माने जाते हैं। तो इसमें उनका रेशो होता है, टी के प्रोडक्शन के ऊपर 60% जो होती है वो एग्रीकल्चर है, 40% नॉन एग्रीकल्चर है। उसके बाद आपका कॉफ़ी में 75% एग्रीकल्चर है, 25% नॉन एग्रीकल्चर है, और रबर के प्रोडक्शन पे 65% एग्रीकल्चर है और 35% नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। ऐसा आपका ये पूरा जो पहली यूनिट में कुछ चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड आपको मैंने थ्योरी इसके माध्यम से बताई। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है जो कहलाता है रेसिडेंस। तो वो रेसिडेंस क्या होता है उसको भी हम समझते हैं। ठीक है, कर दे उसको क्लोज। इसका अगला पार्ट है रेसिडेंस। रेसिडेंस यानी निवास स्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेसिडेंस, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो होता है वो नागरिकता कहाँ की है उसके ऊपर मतलब वो मायने नहीं रखती है। यहाँ पर जो है रेसिडेंस मायने रखता है कि वो भारत में रेसिडेंस है या नहीं, उसका निवास स्थान उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में भारत में है या नहीं। अगर वो भारत में है तो फिर भारत के नियम के अनुसार, जो इनकम टैक्स एक्ट का नियम है उसके अनुसार उसको भारत में टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो यहाँ से इनकम अर्न करता है तो उसको भारत की इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो या भारत से बाहर का व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेसिडेंस वर्ड है, ये रेसिडेंस आप एक टेबल चार्ट देख रहे होंगे, ये रेसिडेंस
निवास स्थान। ये थ्योरी में पूछता है आपसे कि व्हाट इज रेसिडेंस, निवास स्थान क्या है। तो आप इस प्रकार से एक चार्ट भी बना सकते हो, वो आपका थ्योरी का भी काम कर जाएगा। और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रोसेस अगर होती है तो वो भी आपको इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगी। आप उस पूरी थ्योरी को तैयार कर लोगे तो एक थ्योरी भी तैयार हो जाएगी और उसके बेस पर न्यूमेरिकल भी तैयार हो जाएगा। तो देखो रेसिडेंस यानी क्या, रेसिडेंस मतलब प्रीवियस ईयर में वह पर्सन जो भारत में रह रहा है उसकी स्थिति को जानना क्या कहलाता है, निवास स्थान कहलाता है, यानी रेसिडेंस कहलाता है। अब रेसिडेंस दो टाइप का होता है, एक होता है निवासी यानी रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट, अनिवासी। आपने एक वर्ड सुना होगा एनआरआई, ठीक है ना, तो वही एनआरआई ये है, नॉन रेसिडेंट इन इंडियन। भारत में जो अनिवासी के रूप में है वो ये नॉन रेसिडेंट कहलाता है, और जो भारत में रह रहा है वो कहलाता है आपका रेसिडेंट। तो ये दोनों रेसिडेंट और ये नॉन रेसिडेंट। और रेसिडेंट जो होता है यानी निवासी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, उसको भी दो कैटेगरी में बांट लिया गया है। एक होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट और दूसरा होता है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यानी साधारण निवासी और असाधारण निवासी। तो ये तो बात हम थ्योरी की करेंगे, लेकिन जब हम इसको न्यूमेरिकल पे लेकर के जाएंगे तो हम जनरली क्या करते हैं, तीन वर्ड यूज कर लेते हैं सीधा सीधा। पहला होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा होता है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ऐसे करके साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीन भागों में बांट देते हैं। अब ये तीनों पार्ट बनते कैसे हैं, यानी रेसिडेंट कब होगा, वो ऑर्डिनरी कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी कब होगा, नॉन रेसिडेंट कब होगा। तो उसके लिए ये बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन होती है। ये दो कंडीशन याद रखना, एक होती है आधारभूत शर्तें और एक होती है एडिशनल मतलब अतिरिक्त शर्तें। तो जो बेसिक कंडीशन होती है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करती है। अब प्रीवियस ईयर मैंने पहले भी बताया था, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है, 2020-21, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर 2020-21 है उस 20-21 में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, यानी वो भारत में कब रहा है कब नहीं रहा है, उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना। तो बेसिक कंडीशन को देख लेना। पहली बेसिक होती है प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 दिन वो इंडिया में रहे, कम से कम 182 दिन भारत में रहे, तो वो पहली बेसिक पूरी मानी जाती है। और अगर वो पहली बेसिक पूरी नहीं कर पाता है तो एक और बेसिक होती है, कम से कम कितने दिन रहे वो, 60 डेज, 60 दिन कम से कम भारत में रहे। ये प्रीवियस कंडीशन हो जाती है उसकी, मतलब प्रीवियस ईयर में 60 दिन कम से कम उसका भारत में रहना जरूरी है। लेकिन साथ में बिफोर प्रीवियस 4 साल में से 1 साल उसका इंडिया में रहना जरूरी है। हो गया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए यानी उसके निवास स्थान को निर्धारित करने के लिए सबसे मेन जो पॉइंट होता है वो होता है आपका ये, एक होती बेसिक कंडीशन यानी आधारभूत शर्त और अतिरिक्त शर्त। ये दो शर्तों का अपने को कैलकुलेशन इस पे करना पड़ता है। अगर आप वो दो शर्तों की कैलकुलेशन प्रॉपर कर लोगे तो उससे आप समझ जाओगे कि वो व्यक्ति ऑर्डिनरी है, वो व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी है या वो व्यक्ति एनआरआई के रूप में है। 3 पर्सन की अपन कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपने ये बेसिक कंडीशन। और मैं फिर बोल रहा हूँ ये केवल न्यूमेरिकल बेस नहीं है, ये पूरा का पूरा आप ऐसा का ऐसा थ्योरी के रूप में लिख दोगे। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि रेसिडेंस क्या होता है उसको आप ऐसा का ऐसा थ्योरी के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली होती है बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन क्या होती है, बेसिक कंडीशन याद रखना है प्रीवियस ईयर पर 2020-21 में उसका भारत में स्टेटस क्या है, वह भारत में कब कब रहा है कब कब नहीं रहा है, उस चीज को हमने को निकालना है। तो प्रीवियस ईयर में कम से कम एक बेसिक होती है, प्रीवियस ईयर में कम से कम वो 182 दिन भारत में रहे। वो मतलब कोई भी पर्सन जो भारत में प्रीवियस ईयर में मतलब 2020-21 में कम से कम 182 दिन भारत में रहे। एक शर्त तो ये हो गई। एक और है बेसिक, मान लो वो पहली वाली पूरी नहीं कर पाता है तो एक ऑप्शन और दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 60 दिन भारत में रहे, लेकिन साथ में प्रीवियस के साथ प्रीवियस से बिफोर, बिफोर मतलब 20-21 से बिफोर 19-20, 18-19, 17-18 और 16-17, इन 4 सालों में मिला करके 1 साल 365 दिन वो भारत में रहे। यानी ये दोनों को पूरा करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और बिफोर प्रीवियस ईयर 4 साल में से 1 साल उसका इंडिया में रहना जरूरी है। तो ये 2 बेसिक है,
ठीक है, इनको कैसे यूज करेंगे वो मैं भी आपको बता रहा हूं, पर ये भी पहले कंडीशन बता दी मैंने आपको। बेसिक 2 हो गई और 2 एडिशनल है। उसमें पहली एडिशनल है प्रीवियस से बिफोर। प्रीवियस से बिफोर मतलब वही बात आई 20-21 से पहले। तो 20-21 से पहले 10 साल में से 2 साल कम से कम वो भारत में रहे, ये एडिशनल है पहली। और दूसरी एडिशनल है प्रीवियस से बिफोर 7 साल में से 730 दिन वो कहाँ रहे, इंडिया में रहे। मतलब वही 730 दिन यानी 2 साल कम से कम वो भारत में रहे। तो अपन ये बोल सकते हैं 2 हमारे पास बेसिक है और 2 हमारे पास कौन सी है, एडिशनल कंडीशन है। इनको अपन इस चार्ट के ऊपर एडजस्ट करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक व्यक्ति या कोई भी पर्सन एक बेसिक और दोनों एडिशनल को पूरी कर लेता है। बेसिक कोई सी भी एक करे, ये करे या ये करे, कोई भी व्यक्ति एक बेसिक और 2 एडिशनल कंडीशन को पूरी करता है तो वो पर्सन कौन सा माना जाएगा, साधारण निवासी यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में वो व्यक्ति साधारण निवासी होगा। ठीक है, एक बेसिक 2 एडिशनल। यदि कोई व्यक्ति एक बेसिक पूरी कर ले लेकिन एडिशनल कंडीशन एक ही पूरी कर पाए, दोनों पूरी नहीं कर पाए, तो वो कौन सा बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में वो साधारण निवासी के रूप में मान्य होगा। एक बेसिक यानी इन दोनों में से वो एक तो कर लेता है लेकिन एडिशनल में से एक ही पूरी कर पाता है, वो दोनों पूरी नहीं कर पाता है, तो नॉट ऑर्डिनरी होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक भी बेसिक पूरी नहीं करे, उसने ये दोनों शर्तें जो है वो पूरी ही नहीं करी, तो उस केस में वो कौन सा पर्सन बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट यानी अनिवासी के रूप में मान्य होगा। ऐसा करके ये आपका एक थ्योरी का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। रेसिडेंट क्या होता है उसको मैंने इस चार्ट के माध्यम से समझा दिया। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक विदेशी खिलाड़ी, आजकल देख रहे हैं ना अपन, विदेशी खिलाड़ी बहुत सारे भारत में आते रहते हैं। जैसे IPL चल रहा है तो उसमें खेलने के लिए आए हैं। तो एक विदेशी खिलाड़ी पिछले 10 साल से भारत आता है और हर साल वो 100 दिन रुकता है। पिछले 10 साल से भारत आ रहा है और 100 दिन रुकता है और चला जाता है। अब आप बताइए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो बताइए 10 साल से आ रहा है। अब अपन सबसे पहले रेसिडेंस देखें उसका प्रीवियस में, सबसे पहले देखें कि 20-21 में उसका स्टेटस क्या है। अब 20-21 में देखते हैं तो भैया 100 दिन रुक रहा है वो, तो 100 दिन रुक रहा है। हमारे पास बेसिक ये है, पहली 182 दिन की है 182 डेज, लेकिन वो तो 100 डेज ही रुक रहा है, तो पहली बेसिक तो पूरी वो कर नहीं पाया। फिर दूसरी बेसिक के लिए अपन क्या करेंगे, ये लगाओ, एक और बेसिक है हमारे पास, पहली बेसिक फुलफिल नहीं होती है तो दूसरी बेसिक लगा दो। दूसरी बेसिक क्या कहती है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन, वो 100 दिन रुक रहा है। ठीक है, उसने आधी शर्त पूरी कर ली, 60 दिन चाहिए हमारे पास, वो 100 दिन रुक रहा है। ठीक है, तो आधी शर्त पूरी हो गई। बिफोर प्रीवियस यानी 20-21 से पहले 4 साल में से केवल 1 साल उसका इंडिया में रहना जरूरी है। तो 4 साल में देखो 100 + 100 + 100 + 100 हो गए 400 डेज, 400 दिन हो गए। हमको चाहिए 365 दिन, यानी उसने आधा भाग प्रीवियस ईयर में पूरा कर लिया और आधा भाग बिफोर प्रीवियस ईयर में पूरा कर लिया। इस प्रकार से उसकी सेकेंड वाली बेसिक कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि वो नॉन रेसिडेंट तो नहीं बन सकता, या तो वो ऑर्डिनरी कहलाएगा या ये नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा। अब अपन एडिशनल देखते हैं। एडिशनल कंडीशन देखी हमने, तो एडिशनल कंडीशन में 10 साल में से 2 साल, तो अब 10 साल में से 2 साल लगाओ, 10 साल में से 2 साल हो जाएंगे क्योंकि 100 दिन रुकेगा वो, तो 10 साल में 1000 दिन हो जाएंगे। हमको चाहिए 730 दिन, हो गए 10 साल में से 2 साल भारत में उसके। लेकिन जैसे ही आप दूसरी एडिशनल लगाने जाओगे तो 7 साल में उसके कितने दिन हो रहे हैं, 700 दिन हो रहे हैं। लेकिन हमको चाहिए 730 दिन, 30 दिन उसके कम पड़ जाएंगे, तो उसने दूसरी वाली एडिशनल पूरी नहीं की। मतलब वो कौन सा पर्सन कहलाएगा, एक बेसिक और
एक ही एडिशनल पूरी कर पाया है, इसलिए वह भारत में कौन सा पर्सन बन जाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में वो असाधारण निवासी माना जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा थ्योरी का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी के ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको इसमें बता देता हूँ, इस यूनिट में से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका पक्का आएगा कि यदि कोई व्यक्ति ऑर्डिनरी है तो वो कब टैक्स देगा, यदि कोई व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी है तो वो कब टैक्स देगा, और यदि कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है तो वो कब टैक्स देगा। तो उसके लिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं, वो फटाफट 1 मिनट के अंदर आप सुन लो उसको। क्वेश्चन अगर आ जाए इस पैटर्न का तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होगा, आपको ऐसे 3 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम इनकम का हो जाएगा, दूसरा कॉलम हो जाएगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा कॉलम हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी, और लास्ट वाला जो रहेगा उसमें हो जाएगा आपका NRI नॉन रेसिडेंट। ऐसे करके आपके एक इनकम का कॉलम और 3 उसके अमाउंट के कॉलम, ठीक है ना। उसमें अपन तीनों पर्सन को लिख लेंगे। अब आपको क्वेश्चन में पॉइंट आता है इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। भारत में कमाई गई आय लेकिन वो प्राप्त कहाँ हो रही है? भारत से बाहर हो रही है। तो ऐसी इनकम पर केवल ऐसी इनकम पर 3% टैक्स देंगे। ऑर्डिनरी भी टैक्स देगा उस पर, और अगर वो व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरी होगा तो वो भी टैक्स देगा, और यदि वो NRI होगा तब भी टैक्स देगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक्रूड इन इंडिया, भारत में कमाया लेकिन भारत से बाहर प्राप्त किया। एक्रूड या कई बार अर्न भी आ जाता है, अर्निंग भी आ जाता है। तो अर्न इन इंडिया या एक्रूड इन इंडिया, भारत में कमाया या भारत में उपार्जित हुआ लेकिन प्राप्त कहाँ किया? भारत से बाहर। तो ऐसी इनकम पर 3% अगर वो होंगे तो 3% टैक्स देंगे। पहला पॉइंट, तो आप तीनों में क्या कर देना? अमाउंट लिख देना। दूसरी इनकम याद रखो, एक्रूड इन आउटसाइड, भारत से बाहर कमाया या भारत से बाहर उपार्जित हुआ लेकिन रिसीव इन इंडिया, प्राप्त कहाँ किया? भारत में प्राप्त किया। तो ऐसी इनकम पर भी तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। ऑर्डिनरी भी देगा, नॉट ऑर्डिनरी अगर वो होगा तो वो भी देगा, और अगर वो NRI होगा तब भी वो टैक्स देगा, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा, एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में ही कमाया और भारत में ही प्राप्त किया, तो ऐसी इनकम पर भी 3% टैक्स देंगे। मतलब इसका कंक्लूजन इन तीनों पॉइंट का ये ले सकते हो कि 2 में से कोई एक चीज उसकी इंडिया में होनी चाहिए, या तो एक्रूड हो मतलब उपार्जित या अर्निंग हो उसकी भारत में, या रिसीविंग हो। 2 में से कोई एक भी अगर होगा तो 3% में से वो कोई भी होगा उसको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट याद रखो, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर प्राप्त हुआ और भारत से बाहर ही कमाया था, तो ऐसे केस में एक ही % टैक्स देगा। वो कौन सा होगा? साधारण निवासी मतलब ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ये दोनों पर्सन उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं देंगे जो कमाया भी भारत से बाहर है, प्राप्त भी भारत से बाहर किया है। 5वां पॉइंट याद रखना, एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, बट उस बिजनेस का कंट्रोलिंग जो है वो इंडिया से है। वो कंट्रोल कहां से होता है? बिजनेस भारत से होता है। तो 2 लोग टैक्स देंगे, ऑर्डिनरी देगा और नॉट ऑर्डिनरी, साधारण निवासी उस पर टैक्स देगा और असाधारण। ये 5 पॉइंट का एक क्वेश्चन आता है, याद रखना। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, भारत की एग्रीकल्चर इनकम है, कोई टैक्स नहीं देगा, लेकिन फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम है तो पहला व्यक्ति टैक्स देगा ऑर्डिनरी। पर वही एग्रीकल्चर इनकम भारत में प्राप्त हो जाती है तो उस केस में तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट याद रखना। ये एक क्वेश्चन पहली यूनिट में से पूछा ही जाता है एक न्यूमेरिकल का। अगर आपको बनता है मतलब आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये मेरे पॉइंट्स को याद रखो और इसके आधार पर उसको बहुत छोटे छोटे तरीके से उसका सॉल्यूशन बना सकते हो। थ्योरी लिखोगे उसके ऑप्शन की, समय लगेगा, लेकिन अगर ये न्यूमेरिकल अगर आपको आ गया है तो ये पॉइंट याद रख लेना। इस आधार पर 5 नंबर का आपका न्यूमेरिकल पक्का हो जाएगा, उस पर आपके मार्किंग बराबर आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस आधार पर हमारा ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, इसको देखो प्रॉपर, उसको सुनो, समझो और फिर उसको आप बुक या जो भी आपके पास मटेरियल है उसमें से पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है।